बिजनेस इकोनॉमिक्स EFM। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दीर्घकाल में उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू स्केल। जब भी पैमाने के प्रतिफल की बात आती है तो पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध है हमेशा दीर्घकाल से होता है, और दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि उत्पादन के सभी साधनों को सरलतापूर्वक परिवर्तन उसमें किया जाना संभव हो जाता है। जब सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकना संभव होता है तो इसके परिणाम स्वरूप साधनों के मध्य पाए जाने वाले अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उत्पादन के पैमाने में विस्तार और संकुचन होता है, और इसलिए इसे हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल, इसके लिए हमें समोत्पाद वक्र को पढ़ना जरूरी होगा। समोत्पाद वक्र का मतलब ईसो प्रोडक्ट कर्व, क्योंकि उसी की हेल्प से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और यह उपयोगिता के उदासीनता वक्र विश्लेषण के समान ही होते हैं, जो कि हमारे जैसे वहां पे हमने पढ़ा था इंडेक्स कर्व, उसी प्रकार से ये है ईसो प्रोडक्ट कर्व। समोत्पाद वक्र ईसो प्रोडक्ट कर्व क्या होते हैं? ईसो प्रोडक्ट कर्व ये उदासीनता वक्र के समान ही होते हैं। जिस प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का अध्ययन किया जाता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में हम ईसो प्रोडक्ट कर्व या समोत्पाद वक्र पढ़ते हैं, और समोत्पाद वक्र में दो साधनों के ऐसे संयोगों का अध्ययन होता है जो उत्पादक को समान उत्पादन प्रदान करते हैं। इसी कारण इसे हम कई बार उत्पादन उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि जो हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण जब हमने पढ़ा था उसका संबंध तो कंजम्पशन से था, और जो समोत्पाद वक्र है ईसो प्रोडक्ट कर्व है इनका संबंध उत्पादन से है। इसको अलग अलग जितने भी इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है और अपनी तरह से उन्होंने इसको परिभाषाएं दी है, जिसमें फर्स्ट परिभाषा दी है प्रोफेसर किरस्टेड ने, और उन्होंने इसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन संभावित संयोगों को बताती है जो कि एक समान कुल उत्पादन प्रदान करते हैं। तो हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के दो साधनों के समान उत्पादन प्रदान करने वाले विभिन्न संयोगों को मिलाने वाली जो रेखा है वो समोत्पाद वक्र कहलाती है, जिसे एक डायग्राम से हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर हमने जो एक फैक्टर लिया है, फैक्टर प्रोडक्शन एक्स लिया है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने फैक्टर प्रोडक्शन वाई लिया है। यदि हम इसके ए कॉम्बिनेशन पर देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ए कॉम्बिनेशन पर जो यदि हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो हम ए कॉम्बिनेशन पर हम देखेंगे कि हम 4 यूनिट वाई की ले रहे हैं और एक्स की ले रहे हैं 2 यूनिट। इस तरह से हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। हम बी कॉम्बिनेशन पर देखें तो हम लेंगे वहां पर 3 यूनिट एक्स की, और 3 यूनिट लेंगे हम वाई की, और 3 यूनिट लेंगे एक्स की, और इसके तरह से भी हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से सी पर हम देखेंगे और डी पर भी हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये चारों कॉम्बिनेशन हमें बता रहे हैं कि हम इन चारों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन कर लें और हम उसके माध्यम से हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसे हम एक टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं जो बताएगी हमें ईसो प्रोडक्ट शेड्यूल के बारे में। समोत्पाद सारणी क्या होती है कि समान उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करने वाले उत्पादन के विभिन्न साधनों के जो संयोगों को प्रदर्शित करने वाली जो तालिका है वो समोत्पाद सारणी या ईसो प्रोडक्ट शेड्यूल कहलाती है। जैसे कि इस टेबल में दिया गया है 4 कॉलम है, संयोग, उत्पत्ति साधन x की मात्रा, उत्पत्ति साधन y की मात्रा और उत्पादन स्तर। यहाँ पे हमें 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो हम ए बी सी डी इन 4 कॉम्बिनेशंस में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम ए कॉम्बिनेशन को चुन सकते हैं जहां पर हम एक्स की 2 यूनिट लेंगे और वाई की 4 लेंगे। यदि हम इसको नहीं लेते हैं तो हम बी कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि एक्स की 3 और वाई की भी 3 लेंगे।
या हम सी का सिलेक्शन कर सकते हैं, एक्स की 4.5 और वाई की 2 लेंगे, और डी कॉम्बिनेशन का हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हम एक्स की 7 और वाई की 1 मात्रा लेंगे। तो हम इन चारों कॉम्बिनेशंस में से किसी भी एक कॉम्बिनेशंस के माध्यम से हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसको यदि हम इस तरह से हम टेबल में लिख देते हैं तो ये हमें ईसो प्रोडक्ट शेड्यूल या समोत्पाद सारणी कहलाती है। और इसी समोत्पाद सारणी को यदि हम मैप पर अंकित कर दें तो ये ईसो प्रोडक्ट मैप कहलाता है, जो कि नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ एक्स एक्सिस जहाँ पर हमने साधन x लिया है, ओ वाई एक्सिस जहाँ पर हमने साधन y लिया है, और यहाँ पर ईसो प्रोडक्ट मैप में 4 कर्व हैं, IP1, IP2, IP3 और IP4। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही फर्म के लिए उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करने वाले भिन्न भिन्न समोत्पाद वक्रों को प्रदर्शित करने वाला जो रेखा चित्र है वो समोत्पाद मानचित्र कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत समोत्पाद वक्र की मान्यताएं, अजम्पशंस ऑफ ईसो प्रोडक्ट कर्व। समोत्पाद वक्र विश्लेषण के लिए हमें निम्नलिखित मान्यताएं पढ़ना जरूरी है। उसमें फर्स्ट मान्यता है इसमें कि जो भी समोत्पाद वक्र विश्लेषण है उसमें केवल 2 उत्पत्ति के साधनों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि आपको मालूम है कि बहुत सारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 फैक्टर प्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरी इसकी मान्यता है कि उत्पादन की जो तकनीकी दशाएं वो हमेशा स्थिर रहती हैं। तीसरी मान्यता कि उत्पादन के साधनों को हम छोटी छोटी इकाइयों में भी बांट सकते हैं। और जो चौथी मान्यता है वो उत्पादन के साधनों का प्रयोग उनके पूर्ण कुशलता स्तर पर किया जाता है। तो ये सभी जो है वो समोत्पाद वक्र की मान्यताएं हैं। अब नेक्स्ट इसमें समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईसो प्रोडक्ट कर्व। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट इसमें कि समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। ईसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू द राइट। हमेशा आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हमेशा जो समोत्पाद वक्र हैं वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ओ एक्स एक्सिस पर हमने एक्स साधन लिया है और ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई साधन लिया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर यदि हम देखें तो यदि हम ओ वाई मात्रा काम में ले रहे हैं, ओ वाई 2 तो, और एक्स की हम ले रहे हैं ओ एक्स 1 मात्रा। अब यदि हम वाई की मात्रा को घटाएंगे तो एक्स की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर हम ओ वाई 2 से वाई की मात्रा को घटाकर वाई ओ वाई 1 पर ले आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की मात्रा बढ़कर ओ एक्स 1 से x 2 हो जाएगी। तो इस वजह से हमेशा जो समोत्पाद वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं। सेकंड इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है। हायर ईसो प्रोडक्ट कर्व टेल्स हायर प्रोडक्शन लेवल। नीचे यहाँ पर डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक ऊंचा समोत्पाद वक्र अपने से निचले समोत्पाद वक्र की तुलना में अधिक उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करता है। हम डायग्राम में देख रहे हैं कि IP1 और IP2 दो है। IP1 जहां 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन को बता रहा है, वहां IP2 200 यूनिट्स के प्रोडक्शन को बता रहा है। थर्ड इसमें 2 समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। 2 ईसो प्रोडक्ट कर्व्स डू नॉट कट ईच अदर। ये हम सबको पता है कि कभी भी जो 2 समोत्पाद वक्र हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकेंगे। ऊपरी समोत्पाद वक्र सदैव ऊपर ही रहता है। नीचे डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि बी पॉइंट पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इस तरह से कभी भी ईसो प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे को नहीं काटते। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ईसो प्रोडक्ट कर्व्स इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी एक साधन की मात्रा को निरंतर बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा को हमको त्याग करना होता है, और साधन को त्यागने की जो दर है वो दूसरे साधन की बढ़ती हुई दर के साथ घटती चली जाती है।
अतः सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर भी हमेशा घटती हुई होती है और इसी ह्रासमान सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर के कारण हमेशा जो समोत्पाद वक्र है वो मूल बिंदु की ओर हमेशा उन्नततर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कभी भी वो कॉनकेव नहीं होते। एंड लास्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि समोत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करता। ईसो प्रोडक्ट कर्व नेवर टचेस एक्सेस। कभी भी जो समोत्पाद वक्र है वो चूंकि उत्पत्ति के दो साधनों के संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जो उत्पादन के समान स्तर को बताते हैं, और यदि ऐसी स्थिति में यदि किसी एक समोत्पाद वक्र किसी एक अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक साधन का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, और एक साधन का जब अध्ययन करने वाला वक्र कभी भी समोत्पाद वक्र नहीं होता। इसलिए हमेशा जो समोत्पाद वक्र हैं वो कभी भी किसी अक्ष को छूते नहीं है, जिसे हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि ओ एक्स एक्सिस पर दिख रहा है, जैसे ए पॉइंट पर वो उसने छू रखा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम केवल एक अक्ष को हम काम में ले रहे हैं और एक को नहीं ले रहे हैं। तो जिस तरह से इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ए पॉइंट पर वो एक्सिस को टच कर रहा है और बी पॉइंट पर वो y1 को टच कर रहा है, इस तरह से वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते हैं। अतः ऐसे सभी वक्र जो उत्पादन के लिए केवल एक साधन का प्रयोग करते हैं तो वो कभी भी समोत्पाद वक्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि जो ईसो प्रोडक्ट कर्व है दो साधनों के कॉम्बिनेशन को हमेशा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है।